अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज हम अपना नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे जो कि स्पोकन डिस्कोर्स है। आप सबको पता है स्पोकन डिस्कोर्स क्या होता है, कैसे लोग आपस में बातचीत करते हैं, हाउ पीपल टॉक, इसको हम स्पोकन डिस्कोर्स कहते हैं। ठीक है, ये अप्रोच जो है वो बेसिकली डेवलप हुई थी एट द यूनिवर्सिटी ऑफ बर्मिंघम। ठीक है, बर्मिंघम क्या है, बेसिकली सेकेंड लार्जेस्ट सिटी है इन द यूके, तो इसमें आप लोगों ने कन्फ्यूज़ नहीं होना। उसके अलावा यहाँ पर वो बताते हैं वेयर रिसर्च इनिशियली कंसर्न इटसेल्फ विद द स्ट्रक्चर ऑफ डिस्कोर्स इन स्कूल क्लासरूम्स। शुरू में जो है वो रिसर्चर्स ने फोकस किया था कि कैसे कम्युनिकेशन काम करती है स्कूल क्लासरूम्स में। ठीक है, उसके अलावा द बर्मिंघम मॉडल इज सर्टेनली नॉट ओनली वैलिड अप्रोच टू एनालाइजिंग डिस्कोर्स बट इट इज़ अ रिलेटिवली सिंपल एंड पावरफुल मॉडल। मतलब कि ये एक सिंपल लेकिन पावरफुल अप्रोच है जो कि देखता है बिग पिक्चर ऑफ कम्युनिकेशन को, फोकस करता है ओवरऑल स्ट्रक्चर के ऊपर। ठीक है, तो ये 3-4 पॉइंट्स थे जो यहाँ बताए गए हैं, आप लोगों ने उन पॉइंट्स को याद कर लेना है। बाकी जो कंसेप्ट आपको बता दिया है, अगर आप अपने वर्ड्स में लिखेंगे तो और ज़्यादा आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहेगा, आप लोगों को भूलेगा भी नहीं। ठीक है, उसके अलावा अगर हम नीचे वाला पैराग्राफ देखें, उसमें क्या बताया गया है, अ करेक्टराइजेशन ऑफ स्पोकन डिस्कोर्स रिक्वायर अ स्पेसिफिकेशन ऑफ द वेरी डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट ऑफ अटरेंस विच ऑब्टेन इन द प्रोडक्शन एंड रिसेप्शन ऑफ स्पोकन एंड रिटन डिस्कोर्स। मतलब क्या है कि इसमें वो कहते हैं कि अंडरस्टैंड करना डिफरेंट सिचुएशन को जिसमें स्पोकन और रिटन लैंग्वेज यूज़ होती है और कैसे ये असर डालती है कम्युनिकेशन के ऊपर, इस पर फोकस किया जा रहा है। ठीक है, उसके अलावा दिस कन्फिग्रेशन लार्जली मोटिवेट द डिफरेंट प्रॉपर्टीज ऑफ स्पोकन एंड रिटन डिस्कोर्स, यानी कि ये कॉन्टेक्स्ट असर डालता है कि कैसे स्पोकन और रिटन कम्युनिकेशन मुख्तलिफ हैं, हत्ता कि ये शेयर करे सेम लेवल ऑफ फॉर्मेलिटी और स्टाइल। ठीक है, फिर भी क्या है कि ये एक तरह से एक दूसरे से मुख्तलिफ हैं। ठीक है, देन नीचे वो बताते हैं कि ये इन्वॉल्व है फेस टू फेस इंटरेक्शन बिटवीन टू और मोर पार्टिसिपेंट्स। मतलब क्या है कि टॉकिंग जो होती है बेसिकली अमूमन तब होती है जब लोग इकट्ठे होते हैं फेस टू फेस और शेयर करते हैं सेम टाइम और स्पेस वगैरह। ठीक है, या सेम टाइम या इन्वायरमेंट आप कह सकते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ इस पैराग्राफ में बताई जा रही थी। देन नेक्स्ट पैराग्राफ अगर देखें, उसमें क्या बता रहे हैं कि दिस टुगेदर विद अ कॉमन कल्चरल एंड पर्सनल बैकग्राउंड इन द केस ऑफ कन्वर्सेशनलिस्ट हु नो ईच अदर वेल प्रोवाइड अ रिच कॉन्टेक्चुअल कॉमन ग्राउंड। अब देखिए, ये थोड़ी सी लाइंस आपने पढ़ ली है, अब जब मैं आपको मतलब बताऊंगी तो आप लोगों को ऑटोमेटिकली समझ आ जाएगी। सम टाइम मैं लाइंस नहीं पढ़ती तो आप लोग खुद पढ़ लिया करें, तो आपको वहाँ से मेरा मतलब या मेरी बताई गई बात जो है वो आसानी से समझ आ जाएगी। ठीक है, यहाँ वो बता रहे हैं कि जब लोग शेयर करते हैं सिमिलर बैकग्राउंड, एक ही बैकग्राउंड, ठीक है, तो वो एक दूसरे को अच्छे से जो है वो जानते होते हैं, तो इस तरह जो कम्युनिकेशन होती है बहुत ज़्यादा इफेक्टिवली वो कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि ऑब्वियसली वो एक दूसरे के बारे में जानते होते हैं, एक दूसरे का कॉन्टेक्स्ट, उन्हें हर चीज़ जो है वो एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं होती। ठीक है, कॉन्टेक्स्ट क्या होता है, बार बार ये वर्ड रिपीट हो रहा है, पहले मैंने आपको बताया है। कॉन्टेक्स्ट मतलब कि शेयर्ड या कॉमन जो हमारा कल्चरल और पर्सनल बैकग्राउंड होता है ना लोगों के दरमियान, जो एक दूसरे से बात कर रहे होते हैं जब हम, ठीक है, तो उसको हम कॉन्टेक्स्ट कहते हैं। ठीक है, उसके अलावा शेयर अंडरस्टैंडिंग की वजह से वो नॉन वर्बल क्यूज़ और सिग्नल्स भी इस्तेमाल करते हैं। लाइक आपका कल्चरल बैकग्राउंड सब कुछ सेम है, तो इस तरह से हम नॉन वर्बल क्यूज़ का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जो कि हमारी बेसिकली बॉडी लैंग्वेज या फेशियल एक्सप्रेशन के थ्रू जो है वो हम मीनिंग कन्वे कर रहे होते हैं। ठीक है, जबकि अगर आपका शेयर्ड बैकग्राउंड ना हो तो आप एक दूसरे से इस तरह से मीनिंग कन्वे नहीं कर सकते एक दूसरे को। ठीक है, लेकिन अगर आपका शेयर्ड बैकग्राउंड है तो आप क्या करते हैं, आप बॉडी लैंग्वेज का, फेशियल एक्सप्रेशन का भी इस्तेमाल करते हैं, मतलब कि नॉन वर्बल क्यूज़ और सिग्नल्स का इस्तेमाल कर रहे होते हैं अपनी कम्युनिकेशन में। ठीक है, वर्ड्स के बगैर भी और वर्ड्स के साथ भी। ठीक है, उसके अलावा यहाँ पर एक लाइन है, देखें, बताया गया कि प्लानिंग टाइम एज वेल एज अंडरस्टैंडिंग टाइम इज़ नेचुरली मिनिमल and at a premium and a great many features of spontaneous speech flow from this key factor। इसका क्या मतलब है, वो बताते हैं कि लोगों के पास ज़्यादा टाइम नहीं होता प्लान करने का कि वो क्या बोलेंगे और ये समझने का कि सामने वाला क्या बोलेगा, ठीक है, और क्या बोल रहा है। तो स्पॉन्टेनियस जो स्पीच होती है वो बहुत ज़्यादा कॉमन होती है। ठीक है, क्योंकि लोग बोलते हैं ज़्यादातर विदाउट प्रिपरेशन, ये आप सबको पता है। ठीक है, तो स्पॉन्टेनियस किसको कहते हैं, समथिंग दैट हैपन नेचुरली। ठीक है, तो वो चीज़ तो आपको पता होगी। फिर भी कुछ ऐसे मेरे जैसे होता है कि सम टाइम एग्जैक्ट मोमेंट पर मुझे कुछ ऐसे वर्ड्स जो बहुत कॉमन होते थे मेरे जहन से निकल जाते थे, आई डोंट नो व्हाई, और बहुत डिफ़िकल्ट वर्ड्स जहन में बैठे रहते थे। तो मे बी कुछ लोगों को एग्जैक्ट टाइमिंग या एग्जैक्ट एग्ज़ाम के टाइम पर कुछ ऐसे वर्ड्स जो बहुत सिंपल से होते हैं और वो जहन में याद नहीं आ रहे होते।
तो हो सकता है इस वजह से मैं आपको साथ साथ मतलब भी बताती जाती हूँ। तो यहाँ वो बताना चाह रहे हैं प्लानिंग टाइमिंग में कि हर एक के पास इतना टाइम नहीं होता, या ज़्यादातर लोगों के पास ज़्यादा टाइम नहीं होता कि वो प्लान कर सके अपनी कम्युनिकेशन को। तो इस वजह से ज़्यादातर जो हमारी कम्युनिकेशन होती है वो स्पॉन्टेनियस स्पीच के ऊपर बेस्ड करती होती है, ठीक है। देन नीचे वो ये बताना चाह रहे हैं कि हमारे पास इतना टाइम जो है वो ज़ाया करने की हमें ज़रूरत नहीं पड़ती जब हमारा शेयर्ड बैकग्राउंड हो, ठीक है। तो हर चीज़ को एक्सप्लेन करने की हमें ज़रूरत नहीं पड़ती और कम्युनिकेशन बहुत ज़्यादा फास्टर होती है, ठीक है। उसके अलावा नीचे लास्ट पर वो बताते हैं कि जब लोग कम्युनिकेट करते हैं तो वो अक्सर एडजस्ट करते हैं कि वो किस तरह बोलेंगे, वो किस तरह लिखेंगे, ताकि अदर पर्सन को जो है वो आसानी से समझ आ सके, वो अंडरस्टैंड कर सके। तो ये चीज़ें यहाँ बताई जा रही है। देन नीचे जो है वो सिर्फ 3 पॉइंट्स हाईलाइट किए गए हैं, फिर भी आपको पूरा पैराग्राफ जो होगा उसका ओवरऑल मीनिंग मैं आपको बताऊंगी, ठीक है। तो इसमें वो बताते हैं अकॉर्डिंग टू क्लार्क बताया गया एंड अदर लिंग्विस्ट कि कन्वर्सेशन और कम्युनिकेशन इन जनरल इज़ अ फंडामेंटली जॉइंट एक्टिविटी, ठीक है। आप सबको पता है कि जब कन्वर्सेशन और कम्युनिकेशन होती है तो इसमें एक्टिव पार्टिसिपेंट और कोऑर्डिनेशन शामिल होती है लोगों के दरमियान, ठीक है, दोनों स्पोकन और नॉन वर्बल क्यूज़ के थ्रू, ठीक है। जब भी हमारी कन्वर्सेशन और कम्युनिकेशन होती है तो ऑब्वियसली ये एक एक्टिव पार्टिसिपेंट्स और कोऑर्डिनेशन मांगती है लोगों के दरमियान कि वो एक दूसरे से इजीली कम्युनिकेट कर सके, ठीक है। देन नीचे वो बताते हैं कि जबकि फ़ेस टू फ़ेस कन्वर्सेशन जो होती है वो एक टिपिकल एग्जांपल है, हम सबको पता है। जबकि अदर टाइप्स की बात करें जैसे कि फ़ोन कॉल्स हो गया, फॉर्मल स्पीच हो गई हैं, तो उनमें डिफरेंसेस आ जाते हैं, जैसे कि लैक विजुअल क्यूज़, हम उनका इस्तेमाल नहीं कर पाते, ठीक है। और उसके अलावा ये अलो करता है जस्ट वन वे कम्युनिकेशन, लाइक आप जो फ़ेस टू फ़ेस कम्युनिकेशन नहीं कर रहे होते। तो ये चीज़ जो है वो यहाँ बताई गई है। जस्ट इतनी सी बात को जो है वो यहाँ एक्सप्लेन किया गया। आई होप सो कि आपको मतलब समझ आ गया होगा। देन नीचे रिटन डिस्कोर्स की बात की गई है, बहुत सिंपल है लेकिन इंपॉर्टेंट है, आपको शॉर्ट क्वेश्चन में आ सकता है। अगर हम इस पैसेज का देखें तो इसमें वो हाईलाइट करते हैं रिटन कम्युनिकेशन का यूनिक नेचर, ठीक, और साथ ही साथ ये जोर डालता है कि बोली जाने वाली जो डिस्कोर्स है उसके बरक्स राइटर और रीडर जो है उनके दरमियान कोई शेयर्ड या सेम जो है वो फिज़िकल स्पेस या टाइम नहीं होता, ठीक है। मतलब कि अगर हम फेस टू फेस बात करें, ठीक है, तो आप आमने सामने बैठे होते हैं, आप एक दूसरे से जो है वो कम्युनिकेशन कर रहे होते हैं, तो आप एक दूसरे के एक्सप्रेशंस और जेस्चर्स को देख रहे होते हैं जिससे आपको इजीली उसका मतलब समझ आ रहा होता है। जबकि रिटन कम्युनिकेशन की अगर बात करें, ठीक है, तो वो राइटर ने लिख दिया, अब आप उसको किस तरह से समझेंगे आप पे डिपेंड करता है, ठीक है। तो रिटन कम्युनिकेशन में आपके पास जो है वो ऐसे विजुअल क्यूज़ नहीं होते। जैसे कि अगर हम एग्जांपल लें टेक्सटिंग की और ईमेलिंग की बात करें अगर, ठीक है, तो ये आप एग्जांपल समझ सकते हैं। तो इस तरह की सिचुएशन में जो है वो आपको वो बताते हैं कि ज़्यादा क्लियर वर्ड्स इस्तेमाल करने की ज़रूरत होती है, ठीक है, कि आपका पैगाम सामने वाला आसानी से समझ सके, ठीक है। ये बात यहाँ बताई जा रही है। देन नीचे लास्ट वाली लाइन में बताते हैं कि द मच ग्रेटर अवेलेबिलिटी इन प्रिंसिपल ऑफ प्लानिंग टाइम अलाउज द राइटर टू रिव्यू एंड टू अमेंड देयर रिटन प्रोडक्शन। मतलब क्या है कि अगर इस पहलू से देखा जाए तो राइटर के पास ज़्यादा टाइम होता है कि वो प्लान कर सके, अपना काम रिवाइज कर सके, इस तरह साथ ही साथ रिफाइन कर सकता है अपनी रिटर्न प्रोडक्शन को ज़्यादा अच्छे से मुकम्मल तौर पर, ताकि वो दूसरों को अच्छे से समझ आ सके, ठीक है। देन नीचे अगर देखा जाए तो ये सारा जो यहाँ तक पैराग्राफ है डिस्कोर्स तक, ठीक है। अगला जो पैराग्राफ है इसका मैं आपको अलग से बताती हूँ। डिस्कोर्स तक सिर्फ 3 चीज़ें बताई गई हैं, सिर्फ 3 चीज़ें, इस वजह से मैंने इसको भी थोड़ा सा इसमें चेंजिंग्स की हैं। इसमें से जो मटेरियल हाईलाइट है आपने उसके ऊपर फोकस करना है। इसमें वो बेसिकली बताते हैं कि ये पैसेज जो है वो एक्सप्लेन करता है कि कैसे हम समझ सकते हैं स्पोकन और रिटन कम्युनिकेशन को। तो इसलिए ये डिवाइड करता है इसको 3 मेन पार्ट्स में, 3 मेन पार्ट्स में। उनमें हमारे पास एक टेक्स्ट आ जाता है, एक डिस्कोर्स आ जाता है और एक कॉन्टेक्स्ट आ जाता है। अगर हम टेक्स्ट की बात करें तो ये एक्चुअल वर्ड्स होते हैं, ठीक है, और नॉन वर्बल क्यूज़ होते हैं। अब आप लोगों में से काफ़ी स्टूडेंट्स जिन्होंने फर्स्ट लेक्चर नहीं लिया तो वो कंफ्यूज हो जाएंगे कि टेक्स्ट तो सिर्फ लिखा हुआ होता है। नॉट एट ऑल। टेक्स्ट जो होता है, अगर आपने किसी को हाय कहा है, ठीक है, जस्ट आपने लिखा नहीं है, कहा है कि हेलो कैसे हो, तो ये भी टेक्स्ट होता है। और अगर आपने लिख के कहा है ये भी टेक्स्ट होता है, ठीक है। तो टेक्स्ट क्या है, नॉन वर्बल क्यूज भी होते हैं, एक्चुअल वर्ड्स भी होते हैं जो कि कम्युनिकेशन में यूज़ होते हैं, ठीक है। उसके बाद अगर हम डिस्कोर्स की बात करें तो डिस्कोर्स क्या होता है, ये एक तरह से एक स्ट्रक्चर्ड सीक्वेंस ऑफ एक्शंस होता है, जैसे कि स्पीकिंग और राइटिंग, जो कि डन होता है कम्युनिकेशन गोल को अचीव करने में। मतलब कि एक तरह से ये फॉलो करना प्लान और स्ट्रेटजी को मैसेज कन्वे करने में, ठीक है, एक स्ट्रक्चर्ड प्लान और स्ट्रेटजी को, ठीक है। उसके अलावा अगर हम कॉन्टेक्स्ट देखें, बहुत सिंपल सी डेफिनेशन है कॉन्टेक्स्ट की,
ये वो सेटिंग होती है जिसमें कम्युनिकेशन होती है। जैसे कि आप एक एग्जांपल ले लें कि आप किसी पार्टी इवेंट पर गए हैं, ठीक है, तो वहाँ का जो इन्वायरमेंट होगा, पार्टी इवेंट होगा, आप उससे रेलेवेंट एक दूसरे से बात करेंगे, एक दूसरे के मतलब को समझ आएंगे उस इन्वायरमेंट के लिहाज से, ठीक है, उस कॉन्टेक्स्ट के लिहाज से। तो ये चीज़ जो है ये बेसिकली कॉन्टेक्स्ट का मतलब देती है, ठीक है। उसके अलावा यहाँ पर एक वर्ड कॉन्टेक्चुअलाइजेशन क्यूज आ जाता है, ठीक है, इसको मैं हाईलाइट कर देती हूँ, ठीक है। तो इसको मैंने हाईलाइट कर दिया है, इसका भी मतलब आपको बता देती हूँ। कॉन्टेक्चुअलाइजेशन क्यूज जो होता है बेसिकली पीसीज ऑफ इन्फॉर्मेशन होता है विद इन अ टेक्स्ट, जो कि मदद करता है रीडर को समझने में मीनिंग को बाय प्रोवाइडिंग कॉन्टेक्स्ट। जैसे कि आप कह सकते हैं कुछ कीवर्ड्स प्रोवाइड करके, कुछ बैकग्राउंड डिटेल प्रोवाइड करके, कुछ प्रीवियस इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करके, ताकि जो रीडर है वो ईजीली अंडरस्टैंड कर सके कोई मीनिंग, ठीक है। तो ये बेसिकली क्या होता है, ये पीसीज ऑफ इन्फॉर्मेशन होता है टेक्स्ट के साथ में, ठीक है। किस तरह से उसको कॉन्टेक्स्ट की इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करके, कुछ कीवर्ड, कुछ प्रीवियस इन्फॉर्मेशन, ठीक है, तो समझ गए होंगे आप लोग। तो इसको हम कॉन्टेक्चुअलाइजेशन क्यूज कहते हैं। उसके अलावा लास्ट पर जो है वो डिस्कोर्स के बारे में बताया गया काफ़ी डिटेल में। तो इन शॉर्ट अगर बताऊं तो डिस्कोर्स क्या है, ये बेसिकली रेफर करता है एक स्ट्रक्चर्ड मेंटल रिप्रेजेंटेशन, ठीक है, से जो कि क्रिएट होता है ड्यूरिंग कम्युनिकेशन, या जिसमें एक्ट ऑफ स्पीकिंग और राइटिंग शामिल होते हैं, ठीक है, दोनों इसमें शामिल होते हैं। इसको समझना जो है वो बेसिकली अगर इस इन्फॉर्मेशन के थ्रू देखा जाए, आपको लास्ट पर एग्जांपल भी दे दूंगी, तो इसको समझना सिर्फ टेक्स्ट को डिकोड करना नहीं होता, बल्कि एक्टिवली इसमें इंटरप्रेट करना, कंट्रीब्यूट करना कन्वर्सेशन में, सब कुछ इसमें शामिल होता है, जो कि बेस्ड करता है सिग्नल्स पर और रिएक्शंस पर, ठीक है। तो ओवरऑल जो होता है सारा कन्वर्सेशन में, कम्युनिकेशन में, ठीक है, वो सब इसमें आ जाता है। उसके अलावा मीनिंग के बारे में यहाँ एक इन्फॉर्मेशन बताई गई है, मैं उसको हाईलाइट कर देती हूँ। सो यहाँ मैंने मीनिंग वाली लाइन को हाईलाइट कर दिया है, शायद वो रिमूव हो गया था किसी तरह से। तो मीनिंग जो है वो बताते हैं कि ना सिर्फ टेक्स्ट में खुद होता है, बल्कि ये बिल्ड किया जाता है स्पीकर और लिसनर के थ्रू, ठीक है, उनके थ्रू जो है ये बिल्ड किया जाता है। तो ये बेसिकली मीनिंग के बारे में बताया जा रहा है, इन शॉर्ट ईजी वर्ड्स में मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। उसके अलावा अगर मैं आपको एग्जाम्पल दूँ इस सारे पैराग्राफ की, मे बी कुछ स्टूडेंट्स के लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट हो, तो अगर हम एक एग्जाम्पल देखें तो मिसाल के तौर पर आप क्लासरूम डिस्कशन में हैं, ठीक है, तो डिस्कोर्स सिर्फ स्पोकन वर्ड्स का नहीं होता, बल्कि कैसे हर कोई रिएक्ट करता है, कंट्रीब्यूट करता है कन्वर्सेशन में, ठीक है, नोडिंग करता है, सवाल पूछता है, तो ये सारी चीज़ें मदद करती हैं शेप करने में ओवरऑल मीनिंग को, ठीक है, बियॉन्ड द स्पोकन वर्ड्स, ठीक है। बेसिकली अगर हम देखा जाए तो डिस्कोर्स यही होता है ना, बियॉन्ड द सेंटेंस जाकर हम मतलब को समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो ये बेसिकली यहाँ चीज़ बताई जा रही थी। आप इस पैराग्राफ को एक दफ़ा रीड कर लेंगे तो आपको समझ आ जाएगी। बाकी जो चीज़, जो कॉन्सेप्ट मैंने आपको बता दिया, आप अपने वर्ड्स में लिख लें, वो भी इनफ है, ठीक है। ये हमारा ओवरऑल लेक्चर था। इसमें हर लाइन को मैं रीड नहीं करती बिकॉज इतना टाइम नहीं होता, और लेक्चर काफ़ी लेंथी अगर बन जाए तो उसको एडिट करने में मुझे काफ़ी टाइम लग जाता है, और मे बी आप लोगों में से काफ़ी स्टूडेंट को देखने में भी बोरियत हो सकती है। इस वजह से शॉर्ट से लेक्चर बनाने की कोशिश करती हूँ। अगर लेक्चर अच्छा लगा है तो लाइक करें। तब तक के लिए इजाज़त दें, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़।